व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस, सारे मेरे सीनियर जवाब मौजूद हैं, एक एक का नाम लेने के बजाय मैं सबके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग तशरीफ लाए। 100 साल सबको हमसे तो 3 साल हो गए हैं और ये 3 साल ऐसे तेज़ी से गुजर गए कुछ समझ नहीं आई। कोविड का महीना था, हर आदमी की नफ्सा नफसी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह 100 साल हमसे हम पिछड़ गए। 100 साल के साथ मेरा तकरीबन को मैं अभी हिसाब लगा रहा था 67 से मेरा ताल्लुक था। 1967 से मैं स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज असलमाल का, तो मुझे लिखने का शौक़ बड़ा था। मैं स्टूडेंट्स की डायरी लिखा करता था। वो तामीर में वहाँ सब एडिटर हुआ करते थे, कॉपी के इंचार्ज थे, तो जो मैं कॉलम लिख के डायरी लिख के जाते थे उसका वो हुलिया बिल्कुल बदल देते थे। वो अपनी कलम से लिखते थे, कहना उन्हें सुबह देखना मैंने इसको सब तब्दील कर दिया। तो काफ़ी अर्सा तक वो मेरी तामीर में मेरे जो है डायरियाँ लिखते थे। फिर जर्नलिज्म में आए तो जर्नलिज्म में उनके साथ एक बड़ा तवील अर्सा गुजरा, ये 50 साल के बाद बनते हैं। फिर ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ हम दोनों एक ही ग्रुप की नजरिए से तल्लुक़ रखते थे। हमारी मुलाकात हफ्ते में 2, 3, 4 बार होना तो लाजमी बात थी, और बात भी अगर रोज़ाना होती थी। हमारे दरमियान बेतकल्लुफ़ी बेइंतहा शायद ही कोई आदमी शाह साहब के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात कर सकता हो। उनका मर्तबा, उनकी उम्र और सब कुछ थी। मैं उनके साथ छेड़छाड़ भी करता था। कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरता था जब हम पार्लियामेंट में इकट्ठे नहीं होते थे, और जब जुमे के बाद इकट्ठे होते थे तो फरमाइश होती थी कि यार खाना खाना है। मैंने कहा पर हमारे दरमियान पर बहस होती थी कि बिल आप देंगे, तो जब वो कहते थे नहीं आप देंगे मैं ही दूंगा, लेकिन जब वो खाना खा ले कहने अब तो आपको देना पड़ेगा। तो हमारे दरमियान ये सिलसिला रहता था और एक दूसरे के साथ ताल्लुक ये था कि मैंने एक बात देखी उन्होंने कि किसी नज़रिया किसी सोच के ताल्लुक रखने वाले आदमी की मदद ही करते थे बिला सोचे समझे। किसी ज़रूरतमंद, एक तो साफ़ी की बात है और गैर साफ़ी भी लोग उसके पास आ जाएं वो मदद करने के लिए तैयार होते। उनके अपने ज़माने में बड़े बड़े लोगों से तल्लुकात रहे, इसमें कोई शक नहीं कि ज़िया-उल हक़ के ज़माने में भी उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे सवालात करते रहे कि उनके माथे पे शिकन आ जाते थे ज़िया-उल हक़ के। फिर वो किसी मामले में बड़े इंतहा पसंद भी थे, मोहब्बत जिससे करते थे बेपनाह मोहब्बत करते थे, उससे कोई उसमें कमी वाली बात नहीं होती थी। फिर उसके साथ खड़े भी होते थे। उन्होंने नवाज शरीफ से लेकर कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जिनके साथ उनका ज़ाती सतह पर तल्लुक ना हो। और मुझे याद है कि मेरे सामने जब आखिरी बार नवाज शरीफ के साथ उनकी रामना सामना हो रहा था तो उन्होंने कहा जी कि कभी हम भी तुमसे थे आचना। तो उन्होंने सऊद सैर साहब को भी कहा कि किधर से आप गायब हो गए। उन्होंने कहा जी क्या गायब हो गए, जिसको हम काफिर कहते थे वो मुसलमान निकला, वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात आप ना करें, हमारा तो आपके साथ तल्लुक बड़ा गहरा तल्लुक है। सऊद साहब लिखने में माहिर तो थे और ऐसा लगता था जैसे अल्फाज हाथ बांधे उनके सामने खड़े होते। वो कॉलम लिखते थे। फिर एक उनकी एक आदत होती थी, वो कॉलम छपने के बाद खुद भी लोगों को सुनाया करते थे कि मैंने आज ये लिखा है। तो हम मजाक करते थे कि सर आप कॉलम बता देंगे लोगों को, फिर पढ़ेगा कौन। वो कहते नहीं बस मैं अपना एक झड़क पूरी करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। फिर उन्होंने कोई आखिरी ज़िंदगी में उन्होंने एक बड़ा कारनामा किया जो भी फारूक फैज़ल साहब ने भी जिक्र किया कि वो आशिक़े रसूल थे। उन्होंने अमरन इस बात को ये सबूत दिया कि पार्लियामेंट में जो कार्रवाई हुई 1974 में, जो पहले थी कि वो ओपन नहीं हो सकती थी, तो जब ये ओपन हुई तो उन्होंने लाइब्रेरी से जितना भी मैटर मिल सकता था उन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत पर एक किताब लिखी और सिर्फ उसकी उन्होंने रॉयल्टी ये ली कि मुझे आप कुछ किताबें दे दें, बाकी आप अपने तौर पर बेचे करें कुछ, लेकिन मैं उसकी मुआवजा नहीं लूँगा। तो वो अपने अहबाब को ख़त्म नबूवत के बारे में किताबें देते रहे। यहाँ उसकी तकरीबें रुबाई भी हमने कराई
سعود صاحب میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی کہ پالیٹکس پہ ان کا بڑا عبور تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خود بھی چونکہ جرنلزم میں پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, تو جہاں کہیں ہم پھنستے تھے میں 2 آدمی ایسے ذکر کرتا ہوں جن کا میں ابھی ذکر کروں گا, جن سے میں رابطہ کرتا تھا, پوچھتا تھا یار یہ معاملہ کیا ہے. کوئی کسی کے جگہ مجھے کوئی یاداشت کوئی پرانی بات ہو تو میں پوچھتا تھا سعود صاحب اس کا وہ کیا واقعہ ہوا تھا. تو سعود صاحب کو جانے کے بعد ایک کمی تو یہ محسوس کرتے, دوسری کمی ہم یہ محسوس کرتے سہیل عبد الناصر کی. بہت پڑھے لکھے جرنلسٹ تھے, تو میں ابھی ان سے اکثر کوئی ڈیفینس کے معاملے کی بات آ جائے, کوئی اور اس طرح کی پاک امریکن ریلیشن میں بات آ جائے, تو اس آدمی کے ایک کمپیوٹر ہوتا تھا, تو وہ ساری باتیں وہ کہتے تھے. بہت کم اب جرنلزم میں پڑھنے اور لکھنے والا کام جو ہے وہ پہلے بھی میں یہ بات کہتا تھا بہت کم ہو گیا ہے. کتاب کے ساتھ دوستی رکھنے والا جرنلسٹ جو ہے وہ اب کم ہو گیا ہے, اور یہ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے. تو میں ادھر بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ اے پی پی میں انہوں نے ایچ آر کی کمیٹی بنائی, تو میں نے کہا کہ آپ 2 دن چھٹی دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو, یہ 2 دن چھٹی دیتے ہیں, اس میں سے 1 دن کم از کم ان کا یہ رکھیں یہ لائبریری میں جایا کریں اور ان کو ٹاسک دیں گے وہ لائبریری سے کون سی چیز کون سی کتاب پڑھ کر اور پھر کچھ لکھے. تو اب جرنلزم میں یہ ہو گیا ہے, ایزی جرنلزم ہے, موبائل ہاتھ میں, کڑے کڑے نام انٹرویو کرتے ہیں, اس کے بعد وائرل ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں جی ہمارا کام تو ختم ہو گیا. لیکن سعود صاحب پڑھتے بہت تھے, ساری رات کتابیں پڑھتے تھے. جو کتاب پڑھنی شروع کی تو ممکن ہے کہ صبح تک اس کو پڑھ کر وہ فارغ ہو جائے. اس لیے بات یہ ہے کہ نامیہ سے سعود صاحب کے نام سے ایک حال کو منسوخ ضرور کیا جائے. جی بالکل. اگلی بار میں بہت کوئی رکھنا چاہتا ہوں, سارے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں. اب لوگوں کو نام ہی بھول گئے ہوں گے. بہت بڑا نام تھا آغا شورش کشمیری. ان کی 25 اکتوبر کو ان کی برسی ہوتی ہے, لیکن چونکہ 2-4 دن آگے چلے گئے تو اگلا جو بدھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یاد میں بھی آئے گا, رحمت ہوگا. پھر اس حوالے سے بھی بڑی بات کریں گے, خاص طور پر ان لوگوں سے جو ختم نبوت پہ بڑے عاشق ہیں اور بڑے لوگ اس کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں. ان سے میں کہوں گا کہ آئیں تو آغا شورش کشمیری کی وہ کوشش ہو سکی تو ان کی میں وہ ٹیپ لے کر آ جاؤں, کم از کم اس کی آواز تو لوگ سنیں. اپنے بات کا بہت بڑا جرنلسٹ, مقرر کے علاوہ خطیب کے علاوہ وہ دانشور اور وہ جرنلسٹ, یعنی آپ جب دیکھیں ان کے 1 لاکھ سے زائد ویکلی چھپتا تھا چٹان اس زمانے میں, کہ لوگ انتظار کرتے تھے ریلوے اسٹیشن پر کہ پہلے یہاں شاید آئے گا تو مل جائے گا, اگلے دن چلو میں ملے مارکیٹ میں. تو اس زمانے میں وہ بہت نامنل پرائز ہمارا, آج کے زمانے میں تو بہت کم تھے پیسے ہوتے تھے, لیکن لوگ پڑھتے تھے اسے. دعا سید محمد محبوب صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ میرے والد کی اور میرے چچا کی جو شخصیت ہے وہ میرے لیے آئی ہے, اور میرے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے. اور جو ان کی آپس میں محبت اور احترام کا رشتہ تھا وہ بھی انتہائی قابل تحسین ہے. اگر کم ہو وہ آج محبت ہمیں آپس میں نہیں ملتی جو محبت وہ غیروں کو بانٹا کرتے تھے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے کردار سے جو ہے اپنے آپ کو, اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جس سے لوگ ہمیں بعد میں دیا. واخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں 1979 میں مری سے راول پنڈی آیا تھا. میں مری میں جنگ کا کورسپونڈنٹ تھا. جب بھٹو صاحب کو مارشل لا کی حکومت نے نکالا اور بھٹو صاحب کو مری میں رکھا گیا, پروٹیکٹیو کسٹڈی اس کو کہتے تھے, حفاظتی حراست.
उनकी और उनकी अपोजिशन जो थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस या पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, वो मरी में थे। तो मुझे शोरश मलिक साहब जंग के एडिटर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये दोनों बड़ी जो पार्टियाँ हैं, ग्रुप्स हैं, ये मरी में है, तो आपने इनके बारे में रिपोर्टिंग करनी है। तो मैंने अपना पूरा जोर लगाया और जो कुछ मैं कर सकता था किया। तो उसकी बुनियाद पर मुझे जंग वालों ने कहा कि आप हमें ज्वाइन करें एज ए रिपोर्टर 1979। बाद में नवाज अलाल साहब भी आ गए थे वहाँ। तो जिन दो साथियों से मेरी मुलाकात हुई, उनमें दो मुख्तलिफ कैंप्स के साथी थे। एक ज़मीर नफीस थे और दूसरा सऊद साहिब साहब। और सऊद साहब के घर में मैं ये रेलवे रोड पे जो घर था उसमें मैं जाता रहा हूँ, उनसे बड़ी महफिल होती रही। सऊद साहब के बारे में एक ये था कि वो एक इस्लाम से और पाकिस्तान से उनकी बड़ी मोहब्बत थी, और वो राइट विंग के, या उस वक्त एक तखसीस थी या एक तफरीक थी राइट और लेफ्ट की। तो सऊद साहब जो है वो राइट साइड के ऊपर थे, दाईं तरफ थे और बाएं तरफ नहीं थे। तो उस हवाले से मुझे याद है कि उनके नज़रियात जो हैं वो बड़े पक्के थे और उस पर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर जो था, उसमें शायद आप लोगों को पता होगा कि उनको FSF ने जीप के ज़रिए जीप के नीचे कुचलने की कोशिश की। ये वाक़या शायद आपको याद ना हो, लेकिन ये बहुत मशहूर वाक़या है कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो भुट्टो साहब ने बनाई थी, उसकी एक जीप ने इस पार्लियामेंट के सामने उनको कुचलने की कोशिश की थी, मार देने की कोशिश, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ भुट्टो's गवर्नमेंट। भुट्टो और उनकी गवर्नमेंट के बड़े क्रिटिक थे, तो उनको मारने की कोशिश की, बच। दूसरा वाक़या ये था जो मेरे जहन में ताज़ा है, वो ये है कि जब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की मीटिंग हो रही थी इस्लामाबाद में भुट्टो के ख़िलाफ़, और उस मीटिंग के कवरेज के लिए सऊद साहब उस मेज़ के नीचे छुप गए जहाँ पे वो मीटिंग हो रही थी। बहुत बड़ा मेज़ था और सारे लीडर जो थे CNA के उस मेज़ के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। सऊद साहब नीचे कम से कम 1.5 घंटे तक उस मेज़ के नीचे बैठकर नोट्स लेते रहे, और उनकी जब वो स्टोरी छपी वर्बैटम, यानी किसने क्या कहा, किसने क्या, वो डायलॉग सारे छपे, तो लोग हैरत ज़दा हो गए कि ये क्या हुआ है। यानी आज के दौर में जो हम ये टेप करते हैं कैमरे पे या अदरवाइज, उस तरह की रिपोर्टिंग थी। तो उनको बड़ा उस वक्त खराज तहसीन पेश किया गया। सऊद साहब माशाल्लाह एक बड़ी तूफ़ान, एक उन्होंने मुझे बात बताई थी कि इब्तदाई ज़िंदगी में उनको बड़ी मुश्किलात और उन्होंने बेपना मेहनत से सहाफ़त में इस मुकाम पे आए कि पाकिस्तान में शायद कम लोग उस दर्जा के साथी होंगे, बोल्ड, ज़रूरतमंद, और लिखने में उर्दू ज़ुबान पर उनको जो दस्तरस थी और जो कमाल हासिल था, वो आज के साथियों को बिल्कुल नहीं है। और उनकी लिखी हुई तहरीरें जो लोग पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे, वो बेपनाह ज़बरदस्त तहरीरें होती थी, बड़ी दिलनशी और बहुत मुतासर करने वाली वो लिखते थे अपनी ख़ास तौर पर कॉलम्स के अंदर, और जो वो रिपोर्ट लिखते थे पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के, वो बड़ी पढ़ने की चीज़ें होती थी। और सऊद साहब माशाल्लाह दूसरों के काम को भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे। ये मैं आखिरी बात करने लगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। जब फारूक लगारी और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इख्तिलाफ़ात हुए, आपको याद है कि फारूक लगारी साहब को बेनज़ीर ने अपना सदर मुंतखब कराया और उन्होंने एक कुर्सी पर बैठे हुए, एक पूरी मीटिंग थी, उसमें वो कुर्सी होती है ना ये वाली साइड, इस पे हाथ मार के कहा था कि टच वुड, नाउ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम, क्योंकि सदर मेरा है। क्योंकि वो इसहाक खान चला गया था, उसकी जगह वो आ गए थे, तो उनको बड़ा इत्मीनान था कि अब मेरा सदर आ गया, लेकिन वो सदर नहीं था उनका, वो किसी और का था। एनीवे, तो बेनज़ीर भुट्टो और लगारी की जब आपस में इख्तिलाफ़ात हुए, उनके दरमियान गैप आ गया, तो मैंने इत्तफ़ाक़न शेरबाव से पूछा, मैं नवाए वक्त में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, शेरबाव से मैंने पूछा कि क्या वजह है कि बेनज़ीर रोज़ रात को जाती है
फारूक लगारी से मिलने 8-10 दिन से नहीं जा रही। उसने कहा कि आपने बताना नहीं है किसी को। मैंने कहा क्या आप बता दें आप। अब साथी के लिए ये चीज़ कैसे हो सकती है कि उसको बता दें और वो चुप रहे। कहता है कि वो उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन इख्तलाफात को ब्रिज करूँ, उनको ख़त्म करूँ। तो मैंने जाके स्टोरी दे दी और मुझे जो अगले दिन सऊद साहब मिले पार्लियामेंट में, तो मुझे कहने लगा यार आप वाहिद साफ़ी हो, बाकी हम सब ऐसे ही हैं। मैंने कहा जी मुझे तो इस तरह अंदाज़ा हुआ कि ये दोनों रोज़ मिलते थे तो एक हफ्ते में ये क्यों नहीं मिल रहे। तो वो शेरपाओ ने उसको कंफर्म कर लिया। एनीवे, तो सऊद साहब जी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। कमाल के लिखारी थे, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ख़ास तौर पर उनका एक ख़ास वो फील्ड था और उन्होंने बड़ी मार्फतुल आरात चीज़ें भी की हैं, लिखी हैं और सहाफ़त की दुनिया में उनका नाम हमेशा रहेगा। और जो आने वाले साथी हैं यंगस्टर, उनके लिए वो एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं और वो कमाल के आदमी थे और बेपनाह मेहनत करते थे। इवन आखिरी उम्र के अंदर जाकर भी वो सहाफ़त के साथ उनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा थी और बड़ी मेहनत से काम करते थे। अल्लाह ताला उनको वक्त भी नहीं है, उनकी आधी बात सही है, वक्त नहीं है, अल्फाज नहीं है। और शाह साहब के साथ जिस शख्स ने थोड़ा सा भी वक्त गुजारा वो उनकी यादों से माला माल है। मुझे ये कि मेरे जैसा खास साहब जिसको उन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी कि एक तवील अर्सा तक मैं उनका रफ़ीक़े कार रहा। और रफ़ीक़े कार क्या, वो जो जुमला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे वो मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि आप तो अहले बैत में से हैं, इसलिए मेरा ख्याल है ये मुनफरद मोहब्बत उनकी थी जो चंद लोगों के लिए अगर मुख्तस थोड़ा सा कहा जा सके तो उनमें मैं अपने आप को खुशकिस्मत शुमार करता हूँ। उनके हमा पहलू शख्सियत के बारे में मेरे ख्याल में जैसे फारूक फैसल साहब ने कहा कि हर बंदा जानता है। ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पे मैं उनके साथ मेरा जो है वो पहला तारुफ हुआ हाजी नवाज रज़ा साहब की वसातत से। इन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और कुछ वो जिम्मेदारियाँ ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सैयद सऊद सैर साहब से बढ़ के कोई भी लीडर ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जो ट्रेड यूनियंस हमारी थी जिसको टुकड़ों में बिखर रही थी उनको मुतहद करने के लिए एक एक्टिव रोल, न सिर्फ एक्टिव रोल प्ले किया बल्कि उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट जो है वो भी मुतारफ़ करवाया। किसी ने नहीं माना, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मैं माजूर के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है कि उनकी बात मानी जाती तो शायद हम इस अंदाज में टुकड़ों में बिखरे हुए ना होते। और चूँकि मैं इसलिए इस बात का शाहिद हूँ कि वो सारे की सारी जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो मेरी वसातत से होती रही, जिसका रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है। नासिर बाकी साहब जो उस वक्त बर्मा ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल थे वो इस बात के बहुत। दूसरा मामला बाकी सारे दोस्तों ने भी कहा है, यकीनी बात है कि उस्ताद की हैसियत से मैं नहीं समझ सकता कि उनकी कोई और मिसाल जो है वो इस तरह से सामने आ सकती है। उनका मुताला, उनका मुशाहिदा और उसके साथ साथ उनका जो एक मुशफ़िकाना अंदाज उस्ताद का था, यानी कुछ तो रोज़ कहा जाता है ना कि जी वो प्यासा चल के कुएँ के पास आता है, तो ऐसा कुआं था कि वो हर प्यासों की तलाश में होते थे कि कौन है जिसको वो इससे दरियाफ़ कर सकें। और इसमें उन्होंने कभी कोई तखसीस नहीं रखी थी कि वो उसका ताल्लुक़ जो है वो नस्ली एतबार से, नज़रियाती एतबार से, सियासी एतबार से किसके साथ है, उस चीज़ की उनकी परवाह किए बगैर वो हर वक्त अपनी वो जो शफ़क़त है उसको आम किए रहते हैं, उनकी लगातार सबके लिए। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि इस पहलू को दोस्तों ने उजागर भी किया, लेकिन ये बहुत सिर्फ महसूस की जाने वाली चीज़ है कि शायद दोस्ती की अगर मिसाल देनी हो तो सऊद सैर साहब से ज़्यादा बेमिसल दोस्ती की और किसी की मिसाल दी जा सकती है कि जो बंदा इस अगेन वो उसी तरह से तलाश में रहते थे कि किसी दोस्त का कोई मसला उनके इल्म में आए और वो उसको हल करने के लिए बसा औकात वो अपने घर को भूल जाते थे और वो जो दोस्त हैं उनके मसाइल के हल के लिए वो पूरी जान लड़ा देते थे और कोई किसी किस्म की कोई कमी उसमें नहीं रहती। फिर एक और चीज़
मैं ये समझता हूँ कि एक जुमला कहा जाता है कि फादर इज़ द ओनली पर्सन हु वांट्स टू सी यू अबव हिम। कि सिर्फ वालिद एक ऐसा शख्स है जो आपको अपने से बालातर देख के खुश होता है। सैयद सऊद साहब इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे बहुत से लोग हैं उनके लिए वही शफकत और मोहब्बत रखते थे जो वालिद की थी, और उनको इस बात से खुशी होती थी कि उनका कोई साथी किसी भी फील्ड में किसी अंदाज में आगे बढ़ता है तो वो उससे कोई हसद का कोई जलन का वही काम करके कभी रश्क का लफ्ज़ भी वो यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हमेशा खुशी का इजहार करते थे। हम जैसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजार के उनकी इल्मियत, उनकी उनका जो तजुर्बा, उसकी जो थोड़ी सी खैरात है, उसके बदले में हम अपने आप को कह सकते हैं कि बहुत दानश्वरी का जोन भी बहुत से लोगों में आ जाता है। लेकिन ये हकीकत बात ये है कि ये सारे का सारा जो है ये वही पारस जो है उसने इन लोगों को सोना बनाया। इसके अलावा मैं राय रियाज साहब ने शुरू में एक और बात पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी तरह अंदाज़ा है बहुत ही बिज़ी टाइम है, हर बंदे के पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही मेरा ख्याल है इतनी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होगी, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, उसका बहुत शुक्रिया। और बाकी मैं मतलब जब भी इस तरह की किसी महफिल में जो नवाज़ रज़ा साहब अरेंज करते हैं, थैंक यू फॉर हिम, और कोऑर्डिनेशन भी सारी यही करते हैं, और मुझे भी बार बार पुश करके बुलवाने का भी काम यही करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इनका शुक्रिया। और जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ना वो वैसे तो ये है कि खुशी होती है अपने वालिद के बारे में सुन के, लेकिन मेरे वो ज़ख्म ताज़ा से हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें पूरी रील सी चली रहती है। अदरवाइज़ वो जिस तरह कहते हैं कि लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी तो चलती रहती है, तो लेकिन ये है कि वो मुझे वो आई स्टार्ट मिसिंग इन मोर। तो थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आजिज़ रज़ा साहब, यकीनन ये इक़दाम काबिल सताइश है कि सैयद सऊद साहब को आपने खराजी अक़ीदत पेश करने के लिए ये बज़्म सजाई, और तमाम अहबाब ये बड़े ख़ास किस्म के दोस्त जो उस शानदार ज़माने की अलामत है। सऊद साहब का जो ज़माना था वो बड़ा शानदार ज़माना था, और उस शानदार ज़माने में जो लोग थे वो भी बड़े शानदार थे। तो आज वो सब पुराने चेहरे आज इकट्ठे हुए हैं, और इनको इकट्ठा करने में भी यकीनन सऊद साहब का वो एक किरदार है। उनकी याद में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी फैसल भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उनका एक बड़ा मखसूस लफ्ज़ था मुन्ना। सऊद साहब का बड़ा मखसूस लफ्ज़ था मुन्ना, जो वो जितने यंग लोग होते थे, यंग जनरेशन थे या अपनी उनकी उम्र से कम लोग थे, तो उनको वो एक बड़े प्यार से मुखातब करते थे मुन्ना कह के। और वो जो मुन्ना, और उस मुन्ने में जितना वो प्यार उनका खुलूस होता था कि इंसान का बड़ा एक हौसला बढ़ जाता था। और उनकी जो बहुत ख़ास बात थी वो ये थी कि कभी भी उन्होंने सीनियर और जूनियर का वो रिश्ता नहीं कायम होने दिया। वो यंग नौजवान साथियों के साथ अगर बैठते थे तो बिल्कुल नौजवान होते थे, और उसी तरह उनकी हौसला अफजाई करते थे, उनके साथ गुफ्तगू करते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत करे, उनको करवट जन्नत अता फरमाए। और उनका ये जो फैज़ है सहाफ़त के हवाले से, जितनी उनकी काविशें थी, जितनी उन्होंने तगोदो की, जितनी जदोजहद की, अल्लाह पाक उसे मंजिल से हमकदार करे, और उनका ये फैज़ जो है वो जारी और सारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रज़ा साहब, अब्दुल साहब, जी हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत बातें हो चुकी हैं सऊद साहब के बारे में। मेरे हिसाब से सऊद साहब एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। इंस्टीट्यूशन इस तरह थे, वो एक लेजेंड थे। इंस्टीट्यूशन इस तरह थे कि हमने हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखा है। कुछ 40 साल से ज़्यादा उनसे
न्याज़मंदी रही है। अब मुझे ये तो याद नहीं कि कब उनसे मुलाकात हुई, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि अक्सर वो कुल्लू एरिया में छोटे से दफ्तर में खालिद अजीम साहब और सूद साहब रात को देर तक बैठे होते थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब आता था रात को फारिग होके तो 5 मिनट इनके पास बैठ के और बैठता था, और हर दफ़ा कुछ न कुछ सीखने को उनसे मिलता था। और दूसरी ऐसी उनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी कि मैं अब भी सोचता हूँ, बाल दफ़ा मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ 3 दफ़ा रहा हूँ, जमाली साहब के साथ 1 दफ़ा रहा हूँ, और 2 केयरटेकर्स के साथ रहा हूँ, लेकिन सऊद साहब से जब भी मुलाकात होती थी तो वो कोई ना कोई ऐसी वो नवाज शरीफ की बात बताते थे कि जो हमें भी याद नहीं होती थी, और फिर उनके बताने से याद आती। और अक्सर वो कोई ना कोई ऐसी विजडम की बात कहते थे कि राय साहब तुसी मियाँ साहब ने गल जरूर कहनी। और यकीन करें कि वो जो बात कहते थे उसमें मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए एक दर्द पोशीदा होता था, उसमें कोई उनकी अपनी ज़ात का कभी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। और मेमोरी, ऐसी मेमोरी मैंने किसी दोस्त में नहीं देखी, मतलब वो बिल्कुल कंप्यूटर तो अब आए हैं, वो तो पहले तो हम कहते थे जी इंसाइक्लोपीडिया बहुत अहम चीज़ है जिसमें कैमरा मेमोरी, फोटोजेनिक मेमोरी, बिल्कुल जवेद सदीक साहब सही फरमा रहे हैं। और उनकी वजह से हमने तो फ़ायदा ही उठाया। मैं एक मुख्तसर सा वाक़या सुनाता हूँ कि मेरी एक दफ़ा पोस्टिंग हो गई इंफॉर्मेशन से बाहर। मैं इंग्लैंड गया हुआ था सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन लंदन में, COI लंदन में कोर्स करने, और वापस आया तो मुझे अभी आया ही था तो फ़ोन आया DG नेशनल सेंटर का, फौत हो गए हैं, शेख साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। कहने लगे साहब वो एक बड़ा अहम काम आपके ज़िम्मे लगाना है, ये एक हमारा बहुत अच्छा इदारा है। और वाकई बहुत अच्छा इदारा था। बदकिस्मती हमने तो बड़े इदारे बर्बाद कर दिए हैं। नेशनल सेंटर शायद कुछ नौजवान लोगों को पता ना हो, लेकिन सीनियर लोग जानते हैं कि नेशनल सेंटर एक इल्म अदब का एक बहुत बड़ा मरकज़ था, और पिंडी में शायद सबसे बड़ी लाइब्रेरी नेशनल सेंटर में थी। सदर में वो दफ्तर हुआ करता था, तो मेरी वहाँ पोस्टिंग हो गई। अब वो कुछ समझ ना आया भी किस तरह से करना है, तो मुझे वो DG साहब ने भेज दिया, वहाँ पे बुला लिया कि जी ये बंद हो रहे हैं नेशनल सेंटर और हमें एक अच्छे अफसर की तलाश है। उन्होंने चूँकि अच्छा अफसर कहा तो मैं भी फ़ौरन तैयार हो गया। और नौकरी में वैसे ना तो नहीं होती, लेकिन मैं भी बड़ा फूल के समझा। वहाँ जाके कुछ समझ ही ना आया, जाके कहा भाई यार भाई लाओ कोई स्पीकर्स की लिस्टें होंगी, कोई आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल राइटर्स का कोई डाटा होगा, कोई टेलीफोन नंबर होंगे। तो बदकिस्मती से उस दफ्तर में कुछ भी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा जी वो डायरेक्टर साहब आप पे ही कर दे सर। तो खैर फिर मैंने दोस्तों से इधर उधर से पूछना शुरू किया। एक ख़त लिखा मैंने तालीमी इदारों के सरबराहों को, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो सऊद साहब की तरफ से आया, उन्होंने मुझे पिंडी के हर अहम शख्सियत के बारे में उन्होंने मेरा तारुफ करवाया। और ख़ास तौर पे मैं मतलब कुछ उसमें लेजेंडरी लोगों से भी उन्होंने तारुफ करवाया। अल्लाह जानसी पे तकबीर के सलाहुद्दीन साहब शहीद का, उनकी वजह से मेरा तारुफ हुआ। हकीम सरफ सहारनपुरी साहब जैसे जीनियस बंदे से सऊद साहब की वजह से तारुफ हुआ। निसार अहमद निसार एक बुजुर्ग होते थे, बड़े पिंडी की बड़ी मशहूर शख्सियत, जमाल नासिर के वालिद, उनसे उन्होंने मेरा तारुफ भी वो करवाते थे। तो इस तरह करवाते थे कि ये हमारे बड़े ही अजीज दोस्त हैं। इतनी तारीफ करते थे कि बंदा शर्मिंदा हो जाता था कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ था दूसरों की तारीफ करना, मेरे ख्याल में दुनिया बड़े ज़र्फ की बात है। इतना बड़ा ज़र्फ था उनमें कि हमारे जैसे नौज़ायदा लोगों को भी उन्होंने ना सिर्फ सिखाया, ना सिर्फ पढ़ाया, ना सिर्फ बहुत सा गाइड किया, चीज़ें बताई और तारीफ़ भी की और इनकरेजमेंट भी की। ये अभी यही और दोस्तों ने भी यहाँ पे कहा। तो बहुत से लोगों ने इज़हार ख्याल करना है। सऊद साहब के बारे में तो बात फिर शुरू करें तो बहुत तवील बात हो सकती है, लेकिन मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी साहब का कि ये बड़ी अच्छी ट्रेडिशन हाजी साहब की और बहुत सी अच्छी ट्रेडिशन हमेशा याद फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और अल्लाह ताला सऊद साहब
को भी गरी के रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। बड़ी मोहब्बत इखलास के साथ पेश आना, और इसके साथ साथ आखिरी दम तक उनका ये खासा रहा कि जिस भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते, जिस इवेंट में जाते थे, तो एक सवाल ज़रूर करते थे और बड़ा जानदार किस्म का उनका सवाल होता था। आखिरी दम तक जो है वो उनके अंदर ये चीज़ रही, जिसे हम उनके बारे में सुनते थे कि वो जवानी के दिनों में से लेकर जब उनका आगाज़ था उससे लेकर आखिरी दम तक उनके अंदर ये चीज़ रही। तो ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ रही है कि इतना सा फील्ड के अंदर है, वो अभी बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं, हम कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक उनको कम्प्रोमाइज़ होते नहीं देखा। चाहे वो किसी भी सियासी जमात का कोई इवेंट होता था या कुछ भी, किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो बड़ा जानदार किस्म का उनका जो है वो सवाल होता था। और इसके साथ साथ मैं एक जो है वो बात जरूर करूँगा, मुझसे पहले सजाद हैदर साहब ने एक बात की, तो मैं ये करारदाद समझ लें, एक रिक्वेस्ट समझ लें, मैं हाई साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, और हम मिल के इस हवाले से जो है वो जो प्रेस क्लब की इंतजामिया से बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक उनको खराजी तहसीन पेश कर रही थी, इसका मतलब इस प्रेस क्लब के अंदर एक कमरे को, एक हाल को उनके नाम से डेडिकेट किया जाना है, जिसका नाम जो है वो सोद शायर हाल हो। इस हवाले से हमें मतलब हमारा ग्रुप या हमारी बड़ी नायत आपने मौका दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेट हूँ। इस्लाम यूनिवर्सिटी से वापसी की और हमारा कॉन्वोकेशन था, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से भाग के पहुँचा हूँ। तो ज़ाहिर शाह साहब जो है ना, वो तो मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरे उस्ताद थे, मेरे मुर्शिद थे, और उनके साथ तो मैंने यानी कि ज़िंदगी के रमूज़ तमाम उन्हीं से सीखे हैं। मैं सच्ची बात, और यहाँ ये बुज़ुर्ग हमारे हैं जो जानते हैं, उन्हीं की वजह से मुलाकातें हुआ करती थी। अब तो बिल्कुल एलियन लगते हैं, हम जब प्रेस क्लब आए आगे पीछे तो कहीं मुलाकात नहीं। शाह साहब तो जहाँ कहीं होते थे वहाँ प्रेस क्लब होता था, और चूँकि मैं जिसार उनके साथ था तो बस वही प्रेस क्लब था, अमलन सारी अहबाब आते थे और मुलाकातें हुई। शाह साहब जैसे मुखलिस, मेहरबान और रहम दिल बहुत कम लोग होते हैं। वो बहुत ही सच्चे, खरे और बाकमाल पर्सनैलिटी के मालिक थे। और सच्ची बात ये कि उनके जाने के बाद मैं अपने तौर पर बिल्कुल अपने आप को अकेला समझता हूँ, और वरना हमें दुनिया का कोई सा भी मसला हो कहते शाह साहब है ना। और शाह साहब हमारे दरमियान तो यानी कि मैं एक नायब कासिद के हिसाब हुआ था, फिर उन्होंने मुझे लिखाया, पढ़ाया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जॉब है मेरी उन्हीं की वजह से। तो इवन ड्रेसिंग वगैरह सब ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मेहरबानी फरमाई और मुझे गाइडलाइन दी, रहनुमाई की, तो मैं बना। तो मैं उनका कब्र पे जाता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी देता हूँ। अहमद भाई के दफ़ा कह चुके हैं गाएँ, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते कि अहमद भाई के साथ हमारी गपशप हो पाई उस तरह या नहीं है। लेकिन शाह साहब हो तो कोई मसला आ जाए, शाह साहब ने डना ठक काल मिला दी, शाह साहब ये मसला, और ऐसे लगता था जैसे हम बराबर की सत्ता के लोग हैं। तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, सच्ची बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जा बुलंद फरमाए और हम पर रहम फरमाए। मैं इस सामान पे मूतने लगा हूँ। तो एक हंसती खेलती एक शख्सियत थी और बड़ी डायनामिक किस्म की। मैंने जब मंटो की फिल्म देखी जो इरफान खूसट साहब के बेटे ने बनाई, तो इंतहाई बायात फिल्म है। मंटो उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। मंटो भी एक बिल्कुल शाह साहब की तरह बड़ा एक मुतहर्रिक आदमी था, जीता जागता, और बड़ा डायनामिक पर्सनैलिटी थी। उसमें सवाए शराबी के और एक बेहुदा आदमी के नज़र नहीं आता। तो फिल्म देखते हुए मुझे ख्याल आया कि एक तो मंटो के साथ जुर्म हुआ, दूसरा ये कि जर्नलिस्टों के साथ हमारी फिल्म और ड्रामे में बड़ा जुर्म होता है। बड़ा गलत कैरेक्टर उसमें पेंट किया जाता है, खासतौर से फिल्म और ड्रामे में। लेकिन शाह साहब का एक ऐसा किरदार है जिसके अंदर ड्रामा भी मौजूद है, थ्रिल भी मौजूद है, और विजडम भी मौजूद है। तो अगर शाह साहब का एक मौजूद बना के उस पर एक फिल्म या ड्रामा बनाया जाए, तो कम से कम दुनिया को ये भी, पाकिस्तान के अंदर ये पता चले कि जर्नलिस्ट होता है, और फिर शाह साहब की शख्सियत भी उजागर होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमेशा जो जितने भी बुजुर्ग हैं और ख़ास तौर पर शाह साहब को, उनकी शख्सियत का तजिया करके ये ज़रूर जानना चाहिए कि आज जो सहाफ़त हमें मालूम होती नज़र आ रही है, यानी रोज़गार का ज़रिया थी सहाफ़त, अब नहीं है। वली रज़ावी ने इनको बहुत हैवी ब्राइब देने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस तोहफे पर थूकता भी नहीं। मैं अपने ये उस माने में रहते थे खालू पिंडी रह दूँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे इसको थूकता भी नहीं।
ले जाओ ये जो कुछ तुमने मुझे ऑफर दिया, ऑफर बहुत बड़ी थी, एक आम साफी के लिए बहुत बड़ी ऑफर, लेकिन इन्होंने कहा मैं थूकता भी नहीं उतारा उसके, और ये वाकया असेंबली में हुआ सबके सामने। एक आदमी PFU ये वर्कर नहीं है, ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उसका मैं 18 साल नुमाइंदा हूँ। PFU जो कौन सी जो PFU ये है 4-5 7 है मेरा ख्याल है। थी बरना से हम ये 34वीं है, 34वीं वाली साहब इनके सदर टोटल 34 है ना। बहुत शुक्रिया जी नवाज रजा साहब, आपने हमारे बुजुर्ग हैं सऊद साहब से याद किया, तमाम बुजुर्गों का उनके दोस्त कुलीग साथी सारे हज़ारे ख्याल कर रहे हैं। और मेरी सऊद साहब से जो पहली मुलाकात थी ये 86 शायद अप्रैल का महीना था, तो मैं हैदर अखबार में एज ए रिपोर्टर मैंने जॉब शुरू की, तो शमसी साहब मुझे लेके जाते थे प्रेस क्लब पिंडी जो लियाकत बाग रोड पे पुराना चंबोला क्लब के साथ गार्डन का। तो एक दिन शमसी साहब मुझे छोड़ के तो कहीं निकल गए, मुझे नींद आई हुई थी, मैं वो हाल में ना सोफे पे सो गया, ऊपर से आ गए शाह साहब, वो मैं सोया हुआ, उन्होंने आके मुझे उठाया और डांटा डरता, तो मुझे गुस्सा आया, मैं शमसी कहता है ये हमारा। शाह साहब के साथ मेरा सहाफ़ती रब्ता उस वक्त हुआ जब एक तरफ दस्तूर ग्रुप बन रहा था और एक पुराना ग्रुप में वो डिपार्ट हो रहा था। तो जैसे अनवर भाई ने अभी बताया कि शाह साहब जो है ना एक लतीफ़ों और की महफिल होती थी, और उस दौरान आपने एक जिक्र किया स्टिंगर मिसाइल के हवाले से। उस दौर में शाह साहब ने एक बातों में एक बहुत बड़ी नसीहत की। उन्होंने कहा कि सुनो, जो भी उस वक्त दोस्त थे बैठे, मैं तो बहुत कुछ सुनता हूँ, बहुत कुछ बकवास करता हूँ, तो लिखना अपनी मर्जी, अपनी रिसर्च से, अपनी सर्च से लिखना, अपनी जिम्मेदारी से। ये नहीं कि वो वहाँ बकवास कर रहा था तो हमने भी वो बकवास लिख दी और फिर कल मेरे पास आओ के ये क्या कह दिया। तो दूसरा ये कि वो शाह साहब अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी सहाफ़ती दौर में, सहाफ़ियों के मसाइल, इनफरादी मसाइल, इज्तिमाई मसाइल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और दुखी रहते थे, और हर वक्त उनका मौजू यही रहता था कि फलां मसले का क्या हल करें फलां। तो वो रावलपिंडी प्रेस क्लब के भी प्रेसिडेंट रहे, और उन्होंने जमहूरी अमल का आगाज़ किया मुंतखब प्रेस क्लब। फिर उसके बाद वो सिलसिला अभी तक चल रहा है, इंतखाब होते हैं और प्रेस क्लब जारी।